ऑल राइट फ्रेंड्स, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स कर रहे हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर प्रमोटिंग न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो ये जो डीएसटी है बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे कह सकते हो कि एक डिपार्टमेंट है। और ये किसके अंदर आता है? इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और हम बात करते हैं पॉलिसी एंड गाइडलाइंस के बारे में। सो बहुत सारे पॉलिसीज जो है हम लोग बनाते हैं। उसमें एक नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 है। तो ये क्या कर रहा है, इंडिया का जो जियो स्पेशियल सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी? अगर मैं आपसे बोलूं कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है क्या, तो बेसिकली कार्टोग्राफी समझते हैं, मैप मेकिंग। सो दिस इज रिलेटेड टू मैप मेकिंग। ऑलराइट, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें जो है इससे आप करते हो। तो इसमें हम करते क्या है, जो सरफेस है उसको देखते हैं कि इंडिया का जो मैप है वो एक्यूरेट बने। ऑलराइट, जो लैंड सर्वे है वो एक्यूरेटली हो। ऑलराइट, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, रेडार यूज करते हैं, लाइडार यूज करते हैं। ओके, और ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग। ओके, रिमोट सेंसिंग से हम व्हाट वी डू, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या सरफेस को क्या कर सकते हैं, उसका इमेज को कैप्चर कर सकते हैं फ्रॉम स्पेस। तो रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड इन व्हाट? रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड इन सैटेलाइट्स। ओके, तो सैटेलाइट्स क्या करता है, ऊपर जाता है स्पेस में, और वो क्या करता है, जो सरफेस है अर्थ को, उसको क्या करता है, उसको मैप करना स्टार्ट कर देता है। ऑल राइट, तो उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है, एरियल फोटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो कौन कौन से वेव्स इसमें आपका, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे, जैसे विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया। सो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जो है उस पे ये काम करता है। उसके बाद रेडार टेक्नोलॉजी और लाइडार टेक्नोलॉजी। ओके, सो लाइडार क्या करता है, रेडियो या लाइट सिग्नल्स। तो लाइट सिग्नल्स, लाइडार आपने वाईफाई में सुना होगा, लाईफाई करके आया है जो 10 टाइम्स फास्टर है वाईफाई के। सो दिस इज अ पीवाईक्यू एज वेल, है ना। तो ये जो लाइडार है ये क्या करता है, ये लाइट सिग्नल्स को यूज करता है। रेडार क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स को यूज करता है। ओके, सो ये आपका रिमोट सेंसिंग है। सो ये नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी करता क्या है, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी जो है ये बेसिकली स्ट्रेंथन करना चाहता है इंडिया का जियो स्पेशियल सेक्टर को। ओके, जिसमें आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, फिर जीआईएस भी आ गया। तो जीआईएस क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये क्या करता है, ये बेसिकली अर्थ के स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन के डेटा को हेल्प करता है कलेक्ट करने में। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर इंडिया ईयरबुक, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है CORS, दैट इज पैन इंडिया कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो 1000 CORS जो है, उन्होंने ये बनाने का इनका प्लान है अंडर द नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022, ताकि इंडिया का जो मैपिंग है, लैंड सर्वे, ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको 2023 में डाला गया था। सो आई थिंक ये हमने क्लास में भी लास्ट ईयर डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। ये थ्रू एन एक्ट जो है इसको चेंज किया गया था। और ये हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डाइवर्स साइंटिफिक फील्ड्स। तो डाइवर्स साइंटिफिक फील्ड्स जो है उसमें ये आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा, R&D में हेल्प करेगा। ओके, और ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरफेसेस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में भी हेल्प करेगा। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर साइंस फील्ड में रहेगा, ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस से भी लिंक करके साइंस जो है उसको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो देगा। सो ये याद रखिएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दिस कैन कम इन GS2 और GS3। GS2 गवर्नेंस या GS3 साइंस। ओके, साइंस एंड टेक वाला जो आपका पार्ट है। ऑल राइट, सो ये इट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि इस टाइप के जो, ओके, इस टाइप के जो आपके, यस, NRF जिसको हम कहते हैं, वेरी गुड। अनुसंधान मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुसंधान मतलब रिसर्च होता है ना, तो वहीं से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपका बन जाता है। यस, तो ये जो है इसका काम क्या रहता है, ये बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेगा। ओके, सो इट विल बी डूइंग व्हाट, इट विल बी डूइंग रिसर्च एंड फाउंडेशन। तो अब इसके गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी जो हैं
वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। और जो यूनियन मिनिस्टर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा। वो क्या होगा? वो इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा एक्स ऑफिशियो। और उसके साथ साथ एक और वाइस प्रेसिडेंट, सो देयर विल बी अ प्रेसिडेंट। हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके दो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। कौन कौन? दोनों एक्स ऑफिशियो। वन विल बी द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वन विल बी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ओके, सो एक प्रेसिडेंट रहेगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, और दो वाइस प्रेसिडेंट्स रहेंगे। वन विल बी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन, तो क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी में। क्यूबिट देखा था आपने, पीवाई क्यूब? सो क्यूबिट वाज देयर। इस साल क्या आ सकता है? माइक्रोसॉफ्ट का मयोरना वन है। ओके, मजोरना मयोरना वन जो है, सो दैट वाज देयर, है ना? सो क्यूबिट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, इट इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटर्स। आई थिंक इट दिस वाज आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स। अब मयोरना वन आजकल न्यूज में है। यस, सो ये जो अंशित बोल रहा है विलो, है ना, ये सब क्या है? दिस इज डिफरेंट। गूगल आईबीएम अपना अपना क्वांटम चिप बना रहा है। ओके, गूगल और आईबीएम वगैरह जो है अपना क्वांटम चिप बना रहा है। सो सबसे अभी इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट कौन है अभी सबसे ज्यादा जो है आपका इम्पोर्टेंट? इसमें से मयोरना वन है माइक्रोसॉफ्ट का, विच इज अ प्रोवन प्लेटफॉर्म। बाकी सब अभी बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी बना चुका है। और यस, मयोरना वन पढ़े थे ना हम लोग इसमें इंडियन एक्सप्रेस वाले में। सो इफ यू रिमेम्बर, इंडियन एक्सप्रेस वाले में हमने डिटेल में किया था। इफ यू कैन जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंट, साइंस एंड टेक वाला जो अपडेट था इंडियन एक्सप्रेस का, सो उसमें यू विल फाइंड दैट। और ये क्या करता है नेशनल क्वांटम मिशन? ये चार थेमेटिक हब्स, ओके, जो प्रीमियर एकेडमीज है और नेशनल आर एंड डी इंस्टीट्यूट्स में टी हब्स को, चार टी हब्स बनाएगा रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके, सो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इज क्वांटम कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट? बेसिकली ये कर क्या रहा है? जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको यूज करके जो कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे जो है आपका बेसिकली ज्यादा एफिशिएंसी और फास्ट फास्ट जो है आप ट्रेडिशनल कंप्यूटर से काम कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपका क्यूबिट्स है, ओके, तो ये जो क्यूबिट्स है, जैसे क्लासिकल बिट्स होता है कंप्यूटर में, जीरो और वन का पढ़ा है आपने? कंप्यूटर में जो है, जो नॉर्मल जो बिट्स होते हैं वो जीरो और वन वाले होते हैं। और यहां पर क्या होता है? आइदर यू रिप्रेजेंट जीरो और वन इन द नॉर्मल बिट्स, बाइनरी बिट्स जिसको कहते हैं। क्यूबिट्स क्या होता है? ये साइमल्टेनियसली जीरो एंड वन उसको एक साथ जो है एक्सप्रेस कर सकता है। इट कैन रिप्रेजेंट बोथ जीरो एंड वन। नॉर्मल में क्या होता है? जीरो और वन, मतलब या तो जीरो या तो वन। इसमें क्या होगा? बोथ जीरो एंड वन एट द सेम टाइम जो है, यहां पर आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल स्टेट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सो इसके वजह से क्या होता है? मेनी पॉसिबिलिटीज आर ओपन्ड, और बहुत फास्ट जो है आप क्या कर सकते हो? यस, आप जो है काम कर सकते हो। सो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? सो इट इज अ फील्ड विच इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। उसी चीज को यूज करके कंप्यूटर का प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व करते हो। ओके, सो इसमें क्या एडवांटेज है? फास्टर कंप्यूटेशन। आप जो है क्या कर सकते हो? कंप्यूटर्स आपके फास्ट हो सकते हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आपके जो है सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी न्यू प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक आया था कि जो चिप्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं, दे आर रीचिंग अ लिमिट, हाउ एफिशिएंट दे कैन बी। आपके चिप्स हैं, ऐसा कहा जाता था कि 2029 में एक लिमिट पे पहुंच जाएगा, दैट उसके बाद इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर जो है इट वुड रीच इट्स लिमिट, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के वजह से उस लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे एंटूटू स्कोर वगैरह आप सुनते हैं ना, स्नैपड्रैगन 8 एलीट आया है जिसका एंटूटू स्कोर 3 लाख है, एप्पल का A18 चिप है। सो लोग ऐसा कह रहे थे कि 2029 तक हम लोग एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फर्दर डेवलप देम। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग हैज नाउ मेड इट पॉसिबल कि और फास्ट जो चीजें हैं हम
उससे कर सकते हैं, उस लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। और ये क्या करता है? ये रोबस्ट नेटवर्क बनाना चाहता है सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, टू मीट द इंक्रीजिंग कंप्यूटिंग डिमांड ऑफ एकेडमिया, रिसर्च एंड एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स वगैरह को जरूरत है सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आया था। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू जो है पहला इंडिजिनस सर्वर रुद्रा 1.0 has been developed using the Intel Cascade Lake processor technology. So Intel Cascade Lake processor technology को यूज करके हमने क्या बनाया है? रुद्रा 1.0 बनाया। यहां पर एक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुद्रा 1.0 is a first indigenous server of supercomputer which is based on the Intel Cascade Lake processor. लेकिन there is also one Rudra 1.0 HPGP. Okay. So this is high performance green propulsion system, and it is made by a company, a private company called Bellatrix. It is made by Bellatrix Aerospace. Okay. So ये जो Bellatrix Aerospace है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने रुद्रा 1.0 एचपीजीपी बनाया है। और ये जो एचपीजीपी है, ये आपका अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ था, जिससे ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम हम जो है टेस्ट करेंगे। ओके, सो पीएसएलवी C60 जो है उसके थ्रू इसको टेस्ट किया गया था। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बेलाट्रिक्स। सो प्लीज रिमेंबर, there are two Rudra 1.0. There is one Rudra 1.0. There is one Rudra 1.0 which is based on the Intel Cascade Lake processor, and it is the indigenous supercomputer server. Whereas there is another Rudra 1.0 HPGP, which is a high performance green propulsion system. Okay, so please keep this in mind. इसको जो है अभी रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया था बाय द इसरो। ओके, इसको किस पे टेस्ट किया गया था? इसको इसरो ने टेस्ट किया गया था। एंड उसमें जो है दिस वाज टेस्टेड ऑन द एज पार्ट ऑफ द पोएम। सो पोएम क्या है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। ये पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है। इसरो का पोएम क्या है? पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। और ये एक इसरो का इनिशिएटिव है जो क्या करता है, जो फोर्थ स्टेज है पीएसएलवी रॉकेट का। कौन से रॉकेट का? पीएसएलवी रॉकेट का जो फोर्थ स्टेज है, उसको रीयूज करना चाहता है। उसको क्या करना चाहता है? उसको रीयूज करना चाहता है। ओके, सो ये जो आपका रुद्रा 1.0 एचपीजीपी है, दिस इज फ्लोन एज पार्ट ऑफ पोएम 3। तो अभी इसरो जो है वो डेवलप कर रहा है पोएम 4, पोएम 3, तो उसका पार्ट है ये जो रुद्रा प्रोपल्शन सिस्टम है एचपीजीपी, दैट इज पार्ट ऑफ इट। ओके, सो सबको याद आ गया? यस, पोएम कोई नहीं भूलेगा, पोएम क्या है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ये आपका 2018 में बना था, 5 साल के लिए, तो अभी खत्म हो गया होगा एज पर इंडिया ईयरबुक। ओके, 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड ऑल ऑफ देम आर सेक्शन 8 कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनको सेक्शन 8 कंपनीज की तरह बनाया गया था, जिसमें इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसमें आपका आईओटी हो गया। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट इज आईओटी? इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा है कि सर्टेन वॉशिंग मशीन, सर्टेन एयर कंडीशनर, सर्टेन फ्रिज में अब वाईफाई का वो आ गया है। एक कि आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, आप किसी शादी में गए हैं और आप घर वापस आना चाहते हैं, तो वाईफाई से कनेक्टेड आपका एसी है ना, और आप उसको ऑन कर देते हैं। यस, सो एक क्वेश्चन आया था कि देर इज अ पर्सन जो, यस, आप अपने गाड़ी से अपने फ्रिज को कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रिज से आप अपने गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द थिंग्स। ओके, तो जिसमें अलेक्सा, गूगल होम, गूगल नेस्ट, ये सारी चीजें आ गई। यस, सिस्का का बल्ब है तो आप बोलोगे अलेक्सा ओपन द बल्ब, तो ऐसे अलेक्सा क्या करेगी? अपना ओपन कर देगी बल्ब को। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आपकी आईओटी के अंदर आ जाता है। सो एक पीवाईक्यू भी है, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिशंस के बारे में। सो जो डीएसटी है आपका, इट हैज बीन इंटरेस्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग टू नेशनल मिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज एज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एनएपीसीसी हमने इन्वायरमेंट के क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सो एनएपीसीसी में जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का दो मिशन चल रहा है। दैट इज नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ऑलराइट, सो दो मिशन क्या है, एक स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एक सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम मिशन। There is also a center of excellence on climate change research in variability and predictability of Indian monsoon due to climate change at University of Allahabad. Yes, this is under the NAPCC. NAPCC के अंडर आपका मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है एंड सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। यस, इट इज वन ऑफ इट नेशनल मिशन, जिसमें सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सारा जो आपका आ जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर हम बात करेंगे ऑन क्लाइमेट चेंज रिसर्च इन द एरिया ऑफ वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन मानसून ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इंडियन मानसून पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है। सो इसको याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में क्या बनाया गया, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। श्री, तो पीएम श्री से कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम श्री इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स। ओके, so they want to make schools, but this Shri is different. This is not PM Shri. Shri is Science and Heritage Research Initiative। और ये क्या करना चाह रहा है, ये आपका इंडियन हेरिटेज ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूजिंग मॉडर्न साइंस को यूज करके प्रिजर्व करना चाह रहा है। सो ये क्या करना चाह रहा है, ये इंडियन हेरिटेज को मॉडर्न साइंस से प्रिजर्व करना चाह रहा है। सो राखी गढ़ी में रिसर्च और इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया है। और तेलंगाना की जो गोंडी ट्राइब है उसके लिए एक वर्चुअल म्यूजियम, उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनसे उनको दिखाने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। ओके, सो अंडर द श्री प्रोग्राम, इट इज नॉट पीएम श्री। पीएम श्री इज अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, दिस इज श्री साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। मानक, तो मानक क्या है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिक नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज बाय डीएसटी। मतलब क्या, अभी आप आगे देखते जाइए किस तरीके से हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है इन एब्रीविएशन। मानक क्या है, मिलियन माइंड्स मतलब 10 लाख बच्चों जो है उनको, उनके जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, उनसे ऐसे 10 लाख बच्चों को ये एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं अपना इनोवेटिव आइडियाज दिखाने के लिए। तो मानक क्या है, डीएसटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। सो अगर आप स्कूल में किसी ने किया होगा, नेशनल साइंस कांग्रेस भी होता था, जहां पर आप अपना प्रोजेक्ट्स जो है जाके दिखाते थे एंड पीपल यूज टू गो, और फिर ऑल इंडिया लेवल पे काम होता था। दे यूज टू गो एंड फाइट एट ऑल इंडिया लेवल एंड देन यू यूज टू गेट द प्राइज। तो वैसे ही सिमिलर है, डीएसटी क्या कर रहा है, 10 to 15 ईयर्स के बच्चों को टारगेट कर रहा है एंड इट वांट्स टू टारगेट 1 मिलियन किड्स, जिसमें नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज कैसे होगा, अपना जो इनका इनोवेटिव आइडिया है वो ये नेशनल उस पर दिखाएंगे। ठीक है। इंस्पायर स्कॉलरशिप तो सभी को पता होगा, ये अंडर ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करता है जो बेसिक और नेचुरल साइंस जो है उसको परस्यू करते हैं। तो एक आइसर करके आपने सुना होगा। ओके, यहाँ 5 साल का बीएससी एमएससी का कोर्स होता है आइसर में, मोहाली में है आइसर आपका, आई थिंक, और बेंगलुरु और 3-4 जगह है, कैलकाटा में है, तो ये पुणे में है। आइसर जो है ये क्या करता है बेसिकली, यस, आइसर जो है ये बेसिक साइंसेस, जो अगर आपको बेसिक साइंस पढ़ना है तो आप इसमें पार्ट ले सकते हो। और इंस्पायर स्कॉलरशिप ये देता है, डीबीटी डीएसटी जो है ये इंस्पायर स्कॉलरशिप देता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है आपको सर्टेन ग्रांट मिलता है बीएससी एमएससी पढ़ने के लिए, और आगे पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये इंस्पायर स्कॉलरशिप इज फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। निधि क्या है, सो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। अच्छा, अब यहाँ निधि मैंने एक इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया था, निधि कंपनीज याद है, जिसमें मेंबर आप बनते थे तो यू कैन गेट द लोन्स एज पार्ट ऑफ द मेंबर। लेकिन ये निधि दूसरा है, दिस इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। क्या निधि कंपनीज में जो इकोनॉमिक्स वाला है उसमें एफडीआई अलाउड है?
इज एफडीआई अलाउड? नहीं। ओके, सो वहां पर एफडीआई इज नॉट अलाउड बिकॉज हो सकता है कि लोगों को ठग के फॉरेन कंपनीज भाग जाए, ठीक है, इसीलिए सरकार उसको रेगुलेट करती है, बहुत हेविली रेगुलेटेड, बहुत ज्यादा रेगुलेट करती है सरकार। एंड इट इज सपोर्टेड बाय नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। और ये क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज जो है उसको, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को नर्चर करता है, ग्रांट्स देता है, सीड फंडिंग देता है, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। अब बात करते हैं फिस्ट। तो फिस्ट क्या है? इट इनहेंसेस रिसर्च फैसिलिटीज इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। पर्स, पर्स क्या है? इट सपोर्ट्स रिसर्च कैपेसिटी एंड मिशन ड्रिवन रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। फिर है सैफ। व्हाट इज सैफ? ये सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स देता है यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए। फिर है स्तुति। ये क्या करता है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देता है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स देता है यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स को। फिर है सुप्रीम। सुप्रीम क्या करता है? रिपेयर और अपग्रेडेशन करता है एग्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इन फैसिलिटीज विच आर ऑलरेडी सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो जैसे पुराने हो जाते हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा, बहुत पुराने 1980s 1990s के टाइट्रेशन के, सेंट्रीफ्यूगेशन के इक्विपमेंट्स हैं। सो अंडर द सुप्रीम स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा? अपग्रेड करेगा या रिपेयर कर देगा। बहुत साल से खराब पड़ा हुआ होता है ना, लैब्स में, कॉलेजेस के लैब्स में एक ऐसा मशीन होता है कि सर बोलते हैं कि खराब है, उसको ऐसे ही थ्योरी पढ़ लो। तो ये सब ना हो, सुप्रीम के अंदर क्या होगा? एग्जिस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बेटर करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए फंड्स दिया जाएगा। फिर है WTI, दिस इज द वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। और ये क्या कर रहा है? ये सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी क्या है कि मोदी जी जो इसराइल गए थे हाल फिलहाल में, सो ही वॉज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, बाय नेतन्याहू, एंड दैट वाटर वॉज बाय डीसैलिनेशन। ओके, सो डीसैलिनेशन जो है इंडिया में कैचअप कर रहा है, ऑल्दो इट इज वन, इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड, ओके, इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन डीसैलिनेशन जो है वो भी हो रहा है। तो डीसैलिनेशन में सबसे आगे कौन सी स्टेट है इंडिया में? तमिलनाडु। ओके, सो तमिलनाडु इज द नंबर वन स्टेट्स। ओके, और गुजरात भी एक्टिवली काम कर रहा है, जामनगर में डीसैलिनेशन प्लांट है, चेन्नई में दो डीसैलिनेशन प्लांट्स जो है बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश प्लान कर रहा है। ओके, और इंडिया के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स है वहां पर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी जो है वो आपका यूज होता है। ओके, सो इट्स अ 100% ग्रीन टेक्नोलॉजी। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? मैंने क्लास में डिस्कस किया है, मैंने क्लास में डिस्कस किया है। द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब आप समझिए क्यों। ब्राइन जो होता है, सॉल्ट आप निकालेंगे तो ब्राइन बचेगा, और ब्राइन अगर आप उसको डंप करेंगे तो एस्चुअरी का जो इकोसिस्टम है वो खत्म होगा कि नहीं? एस्चुराइन इकोसिस्टम, यस। सो इंडिया में तमिलनाडु में मिंजूर डिसैलिनेशन प्लांट है, और ये 60 एकड़ का है, और ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे है, मिंजूर, नॉर्थ ऑफ चेन्नई में। और ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, बट इट्स नॉट अ ग्रीन थिंग। ओके, इट्स नॉट अ ग्रीन थिंग। और क्या कॉस्ट है? व्हाट इज द कॉस्ट? तो 10 से 19 पैसे पर लीटर ऑफ डिसैलिनेशन वाटर, डिसैलिनेटेड वाटर का कॉस्ट क्या है? 10 से 19 पैसे। सो हर लीटर ऑफ वाटर का कॉस्ट है 10 to 19 पैसे, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट। ओके, ऑलराइट। तो ये क्या करता है? सॉल्ट वाटर जो है उसको टर्न करता है फॉर बीइंग फिट, ओके, फॉर बीइंग फिट ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। अभी कहां कहां पर है? अभी तो तमिलनाडु इज टेकिंग द लीड, गुजरात में बन रहा है, और प्लानिंग कहाँ कहाँ है? आंध्रा में बनाने का और महाराष्ट्र में। तो प्लानिंग है, आंध्रा महाराष्ट्र में प्लानिंग है, तमिलनाडु में बन चुका है, और गुजरात में बन रहा है। ओके, सो ये चीज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं सेरी में, क्लीन एनर्जी रिसर्च इनिशिएटिव। सो सेरी जो है आपका, ये 2014 में लॉन्च हुआ है, और ये क्या करता है? इट विशेस टू डेवलप रिसर्च कॉम्पिटेंस इन क्लीन एनर्जी स्पेस। सो क्लीन एनर्जी स्पेस में ये रिसर्च कॉम्पिटेंस जो है वो बनाना चाहता है।
जिसमें सोलर, बायो बायो जो एनर्जी है, या विंड है, यस, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, उसमें ये काम करता है। देखिए, क्लीन एनर्जी में न्यूक्लियर आएगा, क्लीन एनर्जी में न्यूक्लियर आएगा, सो द आंसर इज यस, क्लीन एनर्जी में आएगा, रिन्यूएबल में नहीं आएगा, रिन्यूएबल में नहीं आएगा। इट इज अ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, बट इट इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इट इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, बिकॉज जो फ्यूल होता है यूरेनियम, जो फ्यूल होता है दैट इज पेरिशेबल, दैट इज, यस, यूरेनियम या थोरियम आप जो यूज करते हैं वो लिमिटेड है। सोलर जैसे विंड है, टाइड्स है, ये तो कंटिन्यूअस है, वो तो अनलिमिटेड है ना। अब हम देखते हैं वाइज किरण। सो व्हाट इज वाइज किरण? दिस इज विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण प्रोग्राम। और ये क्या कर रहा है? पोस्ट डॉक्टोरल और पीएचडी फेलोशिप देता है विमेन को 5 एरियाज ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में। सो अगर कोई विमेन है, उनको आफ्टर पीएचडी या पीएचडी करने में सपोर्ट चाहिए, तो उनको फेलोशिप देता है। देन वाइज आईपीआर क्या है? सो वाइज आईपीआर में कोई विमेन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पीएचडी करना चाहती हैं, सो उनको फेलोशिप देता है। फिर विदुषी, तो विदुषी का मतलब आप समझते हैं, अ गर्ल, अ लेडी हु इज वेरी वेरी लर्नेड, जिसको बहुत नॉलेज है। सो डब्लू हटा देंगे, वीक का, वीक से हम लोग डब्लू रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दिस इज अंडर द वाइज प्रोग्राम, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो विदुषी जो है, सपोर्ट सीनियर विमेन साइंटिस्ट। तो अगर सीनियर विमेन साइंटिस्ट है, इसरो, हाल, डीआरडीओ, बार्क, और दे विश टू टेक अ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, तो उस केस में जो है, अंडर द विदुषी स्कीम दे विल बी, ओके, दे विल बी गिवन द सपोर्ट। उसके बाद वाइज स्कोप है, तो ये याद रखिएगा, मैं बार बार वाइज क्यों बोल रहा हूं, दिस इज विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो वाइज स्कोप क्या है? ये जो ऑलरेडी विमेन साइंटिस्ट, जैसे टेसी थॉमस हो गई, जैसे आपके इसरो की विमेन साइंटिस्ट हु हैव वर्कड ऑन द मंगलयान प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट, उनको बहुत नॉलेज है। तो वो क्या करेगा वाइज स्कोप में? वो बेसिकली कनेक्ट करेगा वैसी विमेन साइंटिस्ट को टू द एस्पायरिंग विमेन साइंटिस्ट, ताकि वो उनसे नॉलेज लेके दे कैन गेट, यस, दे कैन बेसिकली गेट अहेड, और दे कैन गेट इंटरेस्टेड इन साइंस इवन मोर। देन क्यूरी, अब देखिए, यही शक्ति प्रदर्शन मैं कह रहा था बाबू लोग का। क्यूरी नाम रखा है इन्होंने स्कीम का, मेरी क्यूरी, विच वाज अ प्रोमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट। तो क्यूरी का फुल फॉर्म क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। और ये क्या कर रहा है? ये विमेन यूनिवर्सिटीज जो है, और जो पीजी कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया लेवल पे वहां पर रिसर्च में हेल्प कर रहा है, लैब सेटअप कर रहा है, और विमेन जो है उनको काम कर रहा है। सो क्यूरी करके एक इनका स्कीम है, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। उसके बाद विज्ञान ज्योति स्कीम है। सो व्हाट इज दिस विज्ञान ज्योति स्कीम? ये अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसको स्कूल लेवल पे जाके काम करेगा। और इसमें जो है, जो स्कूल के लड़कियां हैं, जो स्कूल में पढ़ रही हैं बच्ची, उनको जाके हेल्प करेगा कि दे कैन गेट इंटरेस्टेड, बिकॉज दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड। अगर आप देखेंगे, बीए या इस टाइप का जो नॉर्मल कोर्सेज होता है, जैसे जो ह्यूमैनिटीज का कोर्स होता है, वहां ओवर रिप्रेजेंटेड है विमेन, 70-80% जो है बीए जो है बहुत ज्यादा करती हैं। लेकिन जब हम बीटेक की बात करते हैं और दूसरे जो साइंस ड्रिवन कोर्सेज की बात करते हैं, वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। तो उसको बेटर करना, हालांकि एमबीबीएस में ज्यादा विमेन है आज के डेट में, देर आर मोर विमेन डॉक्टर्स हु आर कमिंग आउट देन मेल डॉक्टर्स। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, सोई, SOI। सो ये आपका डीएसटी के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? बहुत पुराना है ये कब बना था सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के भी पुराना है, ये 1767 में बना था। ओके, तो दिस वाज मेड वे बैक, रॉबर्ट क्लाइव के समय का है। ओके, सो नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, उस समय ये कार्टोग्राफी वगैरह करता था, इंडिया का हैंड ड्रॉन मैप बनाना, ये सब काम था। आज के डेट में लाइडार, सेंसर, ड्रोन्स वगैरह जो है यूज करता है। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एग्जीक्यूट करता है वेरियस वेरियस नेशनल प्रोजेक्ट सच एज द स्वामित्व स्कीम। अब स्वामित्व मैंने क्लास में डिस्कस किया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। याद है क्या था स्वामित्व?
प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम, इफ यू रिमेम्बर, स्वनिधि नहीं, कंफ्यूज नहीं होइए, स्वनिधि से कंफ्यूज मत होइए। स्वामित्व दूसरा है, स्वनिधि, स्वनिधि इज स्ट्रीट्स वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो उसमें 10,000 रुपए का लोन देते थे। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और ये किसका है? ये किसका है स्वामित्व स्कीम? किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड सर्वे ऑफ इंडिया साथ में मिलके करें। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड सर्वे ऑफ इंडिया साथ में मिलके स्वामित्व स्कीम कर। अब देखिए हो क्या रहा है। आपने सुना है इसे बिहार, यूपी और इस टाइप के जगह से न्यूज आता है कि आधा बीघा जमीन के लिए चाचा को मार दिया, या 2 बीघा जमीन के लिए पूरा खानदान को खत्म कर दिया। सो ये वाला प्रॉब्लम्स कैसे आ रहा है? बिकॉज जो लैंड मैपिंग है हमारे लिए, हमारे कंट्री में, वो बहुत पुअर है। क्योंकि हमारे जो तहसीलदार के ऑफिस आप जाइएगा, सो इट इज टोटली पेपर बेस्ड। इट इज टोटली व्हाट? इट इज टोटली पेपर बेस्ड। सो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो है, यहां पर इंडिया में बेटर जो है मैपिंग के लिए हम स्वामित्व स्कीम चला रहे हैं। और स्वामित्व स्कीम हम कैसे चला रहे हैं? स्वामित्व स्कीम जो है, हम लोग वी विल बी मेकिंग CORS। अभी मैंने CORS बताया था। व्हाट वाज CORS? कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। उससे हम क्या करेंगे? मैप करेंगे लैंड पार्सल्स को रूरल एरियाज में। और उसके बाद जो है तहसीलदार के ऑफिस या जो पटवारी का ऑफिस होता है, उसको डिजिटाइज करेंगे। ऑल राइट। तो उससे क्या होगा? एक लैंड बैंक जो है, हमें देखिए, अगर इंडस्ट्रियलाइज होना है तो हमें लैंड बैंक की जरूरत है। लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता है कि ये किसकी जमीन है, लैंड ओनरशिप पता नहीं है, वो मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है, 100 साल पुरानी जमीन, तो कुछ समझ नहीं आता है गांव में क्या हो रहा है। सो उसको खत्म करने के लिए और लैंड के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ये स्वामित्व स्कीम है। और ये रेवेन्यू कलेक्शन और जो प्लानिंग है रूरल एरियाज में, उसको बेटर करेगा। ओके, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, GPS, लाइडार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम लोग इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम लोग एक लैंड्स को जो है उसको क्लियर करेंगे। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? इसमें ये हो रहा है कि आप अगर देखोगे तो हमें पता चलेगा 100, 200 ईयर्स ओल्ड पुराना जमीन का लफड़ा ऐसे खत्म होगा अगर आप इसको जो है काम करोगे। ओके। सो NBCC था, दैट वाज आई थिंक NBCC, जो NBCC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है जो अनफिनिश्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है उसको लेके और काम कर। उसके साथ साथ जो सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसमें हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वगैरह जो है उसमें हेल्प करता है। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जिसमें डैम्स वगैरह बनाने के लिए बेस्ट जमीन कहाँ पर है, वो सब सर्वे ऑफ इंडिया हेल्प करता है। TDB क्या है? दिस इज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये क्या करता है? फिनेंशियल असिस्टेंस देता है इंडस्ट्रीज को टू डेवलप देयर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक रीजन आपको पता है व्हाई द सोवियत यूनियन लॉस्ट द कोल्ड वॉर एंड व्हाई द अमेरिकन वन द कोल्ड वॉर? तो इसमें आप समझिए, मिलिट्री पे दोनों खर्चा करते थे, आर्म्स रेस था, ये सभी को पता है। अब इसमें होता क्या था कि द सोवियट्स, वॉट एवर मिलिट्री रिसर्च दे यूज टू डू, दे यूज टू पुट अ बैन ऑन शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विद द इंडस्ट्री। And whereas the Americans, what they used to do, any military technology they used to develop, they used to share with the industries. उससे क्या हुआ? From the 1960s, 1970s, American production it outpaced the Soviet production. तो सोवियट्स क्या करते थे? एम्बार्गो लगा के रखते थे, साइंटिस्ट को मना करते थे कि आप फैक्ट्रीज को नहीं बताएंगे कि हमने क्या रिसर्च किया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स बोथ कंट्रीज वे आर स्पेंडिंग, द सोवियत यूनियन एंड द अमेरिकन्स। तो इस केस में क्या होता था? अमेरिका की जो फैक्ट्री है, ड्यू टू द रिसर्च ऑफ मिलिट्री, वो बेटर होती गई, मोर एफिशिएंट होती गई, वेरा सोवियत यूनियन का जो इंडस्ट्री है वो गिरते चला गया। इसीलिए इंडिया में जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर DST, दिस इज डूइंग व्हाट? दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज अगर वो डेवलप करना चाहते हैं अपना खुद का टेक्नोलॉजीज। अब हम बात करते हैं DSIR के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है और इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये 1985 में बना था।
और ये नोडल डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है R&D सेंटर्स को विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिकली रिकॉग्निशन ग्रांटिंग बॉडी है कि R&D लैब अगर कोई बनाना है, जैसे सैमसंग लैब बनाना चाहता है, सो दे कैन गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम DSIR। ओके। और DSIR इज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर CSIR। तो CSIR तो सभी ने सुना होगा, आई थिंक बहुत लोगों ने एग्जाम भी दिया था CSIR का, है ना। जिसमें बहुत धांधली की भी बातें चली थी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हाउ ट्रू इट वाज। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का था, विच इज इंडियाज फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च का काम करता है। DSIR जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। एक है इसका नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो दीज आर टू PSUs जो DSIR के अंदर काम करता है। दिस इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। DSIR जो है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स होस्ट फैसिलिटी एंड असिस्टेंस टू द एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होस्ट करता है एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी? DSIR। एंड इट्स अ रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, UNESCAP। याद है, हमने पढ़ा था 6 रीजनल कमीशंस थे, जिसमें से इंडिया UNESCAP का मेंबर था। 6 रीजनल कमीशन में से एक रीजनल कमीशन था UNESCAP, जिसमें इंडिया इसका मेंबर था। सो ये याद रखिएगा, DSIR जो है वो होस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किसको करता है? एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को। हम बात करते हैं CSIR के बारे में। सो CSIR इट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये 1942 में बना था। सो 1942 में और क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, यस। अड्रेस द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये क्या कर रहा है? इट इज एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CSIR इज कंट्रीज कस्टोडियन फॉर मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट एक्सेट्रा। तो CSIR क्या करता है? कोई भी मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, ये सारी चीजें जो है CSIR आपका काम करता है, ऐसा यूनिट से रिलेटेड। और CSIR जो है, उसने TKDL बनाया। तो TKDL इज अ वेरी पॉपुलर करंट अफेयर्स टॉपिक। बहुत सारे करंट अफेयर्स मैगजीन में आपने TKDL के बारे में पढ़ा होगा। सो किसने क्रिएट किया TKDL? इट इज क्रिएटेड बाय द CSI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TKDL? इट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, सो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और ये एक पावरफुल वेपन है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। सो हम क्या होता है, जैसे एक कंपनी थी, उसने बासमती राइस, अमेरिकन कंपनी बासमती राइस, उसको पेटेंट कराना। उसके बाद एक कंपनी टर्मरिक को पेटेंट कराना। योगा को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोल के, कोबरा पोज बोल के बेचना। सो ये सारी चीजें क्या कर रहा है? जो इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। सो TKDL जो है, विच इज क्रिएटेड बाय द CSIR, ये क्या कर रहा है? TKDL जो है वो क्या कर रहा है? ये बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन से रोक रहा है। सो इससे कौन से एक्ट को आप रिलेट कीजिएगा? तो ये जो बायो पायरेसी का केस हो गया ना, सो इससे किस किस एक्ट को? BDA एक्ट 2022। सो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022, इससे आप रिलेट कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में उसका क्या हुआ था, उसमें जो है हमने देखा था। तो इट गेव रिलैक्सेशन फॉर होम। बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, अभी रिसेंटली इसका अमेंडमेंट होता, आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए। फॉरेन प्रैक्टिशनर्स को या फॉरेन कंपनीज को रिलीफ मिला था क्या? द आंसर इज नो। फॉरेन कंपनीज हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम whom, फ्रॉम विच लेवल? स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? नो। द आंसर इज NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अगर आप फॉरेन कंपनी है, डायरेक्ट आप एपेक्स बॉडी के पास जाएंगे। देर 2021 में गाइडलाइंस आया था फॉर अक्वायरिंग, प्रोड्यूसिंग जियोस्पेशियल डेटा एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा गूगल मैप्स और इंडिया मैप्स अपना खुद बन रहा है। इंडिया का जो मैपिंग टेक्नोलॉजी है, ओला जो है वो यूज कर रहा है इंडिया मैप्स को। सो 2021 में क्या हुआ था? इस सेक्टर को जो है गाइडलाइंस इशू करके डीरेगुलेट कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी जियो स्पेशियल डेटा जो है उस पे काम कर सकते हैं। मैप्स जो है बना सकते हैं। मैप माई इंडिया, इंडिया मैप्स,
उसके बाद आई थिंक ओला हैज चोजन मैप माई इंडिया एपीआई। तो पहले जो है ओला जो है दे यूज टू डू फ्रॉम गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स का एपीआई यूज करके अपना ऐप चलाते थे। अब मैप माई इंडिया जो है उसका एपीआई यूज करते हैं। तो अभी जो है हमारा सेक्टर बढ़ रहा है और उसको जो है 2021 में डीरेगुलेट कर दिया गया। सर्वे ऑफ इंडिया जो है जिसको 1767 में एस्टैब्लिश किया गया था, इट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड इट्स करेंट डिपिक्शन ऑन मैप। देखिए ऐसे इंडिया का मैप हम हाथ से यूपीएससी के आंसर में बना देते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल मैप्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैप्स जो है वो अच्छे से बने। ओके, और वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मेंटेनेंस, उसका डिमार्केशन किसके पास है? सर्वे ऑफ इंडिया के पास। ओके, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आता है, तो इंटर स्टेट बाउंड्री को भी डिमार्केट कर सकता है, बट ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द कोर्ट्स। सो ये कहीं पर यूज होगा सर्वे ऑफ इंडिया का? आज के डेट में असम मेघालय में लफड़ा हुआ था, आसाम मिजोरम में लफड़ा हुआ था जिसमें एसपी को गोली लगी थी और एसपी का बॉडीगार्ड का डेथ हो गया था, असम के एसपी का, है ना? सो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया अगर उसको रिक्वेस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स या कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सो दे कैन डू इट। ओके, एनआईजीएसटी की हम बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जियो इंफॉर्मेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। इट्स अ प्रीमियर ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं या उससे कोई कोर्स करना चाहते हैं, सो आप एनआईजीएसटी हैदराबाद में काम करेंगे। ओके, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट किधर है? वेर इज द शुगर इंस्टीट्यूट? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, इट्स इन कानपुर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर्वे ऑफ इंडिया जो है इट हैज प्रोग्राम फॉर जनरेटिंग फाउंडेशनल जियोस्पेशियल डेटा लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ओ आर आई और डीईएम, ये दो चीजें हैं। तो जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहा है? वो जो है आपका जियो स्पेशियल डेटा लेयर जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू द ओ आर आई एंड डीईएम। नाउ व्हाट इज ओ आर आई एंड डीईएम? ओ आर आई और डीईएम क्या है? दिस इज बेसिकली ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज एंड digital elevation model, and this is based on the NGRF, that is National Geodetic Reference Frame। और इसमें क्या होता है ORI में, दैट इज योर ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज, इसमें आपको जियो रेफरेंस रेक्टिफाइड इमेज मिलता है अर्थ के सरफेस का। क्या मिलता है? अर्थ के सरफेस का आपको इमेज मिलता है। ओके, सो इस चीज को आप समझिएगा। तो यहां पर होता क्या है? ओके, यहां पर होता क्या है बेसिकली, एक डेटा लेयर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डेटा लेयर जिससे अर्थ की सरफेस का मैपिंग होता है। क्या होता है? अर्थ के सरफेस का मैपिंग होता है। ऑलराइट, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द CORS। व्हाट इज CORS? मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। उसके बाद डीईएम क्या है? डीईएम भी सरफेस ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करता है, बट रिलेटिव टू दी वर्टिकल रेफरेंस फ्रेम। ऑलराइट, सो इट हेल्प्स इन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, अर्बन प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्वामित्व स्कीम का यही एम है ना? अभी जस्ट हमने जो स्वामित्व स्कीम पढ़ा था उसका तो यही एम है। विच इज द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वामित्व स्कीम? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, सो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ORI और डीईएम जो है वो अर्थ के सरफेस की मैपिंग, सो इंडिया जो है उसके सरफेस की मैपिंग, क्योंकि हमें इंडिया से मतलब है सर्वे ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, ऑलराइट, सो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डीईएम है क्या? ये बेसिकली जो अर्थ का बेयर ग्राउंड होता है जिसमें कोई ट्री बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। बेयर ग्राउंड, उसमें ट्रीज बिल्डिंग सब हटा दीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर हटा दीजिए, तो अर्थ के बेयर ग्राउंड का एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। ऑलराइट, और ये जो है ये टेरेन के सरफेस को मैप करने के लिए यूज होता है।
और इससे हम क्या यूज कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग, जो खाली जमीन है आप उससे सोच सकते हैं कि यहां पर ये चीज बनेगी, वहां पर ये चीज बनेगी, यहां पर आप ये बिल्डिंग बना सकते हैं, यहां नहीं बना सकते। सो ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल से हमें लैंड यूज प्लानिंग के बारे में पता चलेगा। इसका डेटा सोर्स कैसे कलेक्ट करेंगे, लाइडार से, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग से, और इंसार से। व्हाट इज इंसार? इंटेरोफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो आपने नासा इसरो का निसार सुना होगा, निसार प्रोजेक्ट। तो वो उनसे जो है लाइडार और इंसार, इनसे हम क्या करेंगे, अर्थ का एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल ऑफ द, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डेम इज द डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जिससे हम अर्थ का क्या करेंगे, अर्थ का जो है एक बेयर ग्राउंड का हम लोग एक टोपोलॉजिकल, आप वो कह सकते हो कि मैपिंग कर लेंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ओआरआई के बारे में, तो ये एक रेडार इमेज है। ये क्या है? ये एक रेडार इमेज है जिसको ऑर्थो रेक्टिफाई किया गया। ओआरआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्शन होता है। सो ओआरआई का मतलब है ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज। इट मींस दैट रेडार इमेज है ये, जिसको जियोमेट्रिकली करेक्ट किया गया है टू रिमूव एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शंस। आपके टेरेन्स पे अगर कोई डिस्टॉर्शंस है तो उसको जियोमेट्रिकली करेक्ट किया गया है, मतलब ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज। मतलब क्या है? ऑर्थो रेक्टिफिकेशन मींस जियोमेट्रिक करेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस। ओके। और इससे आप क्या करते हो, इससे जो है बेसिकली टोपोग्राफिक मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आप कर सकते हो। इंडिया में ओआरआई और डीईएम का डेटा सेट कौन देता है? सर्वे ऑफ इंडिया, सोई देता है। कौन देता है? सर्वे ऑफ इंडिया देता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब क्लियर है आप लोगों को ओआरआई और डीईएम के बारे में डिफरेंस? ओके, यहां पर आप समझिए इसको। ओआरआई जो है मतलब उसमें जियोमेट्रिक करेक्शन आप कर रहे हो। उसमें आप क्या कर रहे हो? जियोमेट्रिक करेक्शन करके फिर आप इमेज को प्रेजेंट कर रहे हो। और इसमें जो है, ओके, इसमें जो है डीईएम में, डिजिटल एलिवेशन मॉडल में, आप जो है बेसिकली अर्थ के बेयर ग्राउंड सरफेस का एलिवेशन बता रहे हो। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें जो डीआरआई डीईएम है, सॉरी, इसमें आप 3D सरफेस मॉडल्स जो है आप उसको बना सकते हो। वेयर एज ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज जो है यहाँ पर मैपिंग में हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करता है? ये मैपिंग में हेल्प करता है, विजुअल एनालिसिस में हेल्प करेगा। क्यों करेगा विजुअल एनालिसिस में हेल्प? बिकॉज इसने जो भी इम्परफेक्शंस है उसको ऑर्थो रेक्टिफाई कर दिया, मतलब जियोमेट्रिकली कनेक्ट करेक्ट कर दिया। आपका जो डेम है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये क्या यूज कर रहा है? ये लाइडार बेसिकली यूज कर रहा है। और ये जो आपका ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज है, ये क्या कर रहा है? ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है उसको यूज कर रहा है। ठीक है। और इसमें जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल में किसी भी टाइप का रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो दिख रहा है वो आपको मिलेगा। वेयर एज ओआरआई में देयर हैज बीन अ जियोमेट्रिक एक्यूरेसी करेक्शन। ओके, ऑलराइट। तो ये चीज समझ में आ गई सभी को? सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड टोपोग्राफिकल मैपिंग एट 1:50,000 स्केल। ये याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर 2023 का पेपर एग्जामिनर पागल हो जाए, तो 2023 जैसा पेपर अगर फिर देने लगे, सो 1:50,000 का स्केल जो है इंटायर कंट्री का 1976 जो है उसमें आपका हुआ था। सो प्लीज रिमेंबर दिस, क्या था? 1:50,000। हो सकता है यूपीएससी में 5 लाख कर दे, 50 लाख कर दे, 5,000 कर दे। इतना बस याद रखिएगा, 50,000 है। 1:50,000 है। इसका हमारा टोपोग्राफिकल मैपिंग किया है सर्वे ऑफ इंडिया। ये खत्म हो गया। अटोमिक एनर्जी की बात करते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, डाई, ये कहाँ पर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो ये मिनिस्ट्री नहीं, प्रधानमंत्री साहब के डायरेक्टली अंदर है। ओके। सो पीएमओ के अंदर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। 1954 में बना था अंडर ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। एंड हु वाज द ड्राइविंग फोर्स टू मेक दिस? होमी जहांगीर बाबा। ओके। सो होमी भाभा साहब जो थे बहुत क्लोज थे इनके, जवाहरलाल नेहरू के। और उन्हीं के थ्रू जो है डाई जो है 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बना था। डाई का काम क्या है?
DAE, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिजाइन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ऑपरेट करेगा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, माइनिंग एंड प्रोसेसर ऑफ न्यूक्लियर मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर. सो विच कंट्री इज नंबर वन इन हैवी वाटर प्रोडक्शन? इंडिया. ओके, इंडिया इज द नंबर वन कंट्री इन हैवी वाटर प्रोडक्शन. और न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो करेगा. डाई के तीन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, हैवी वाटर बोर्ड. सो हम इंडिया जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हैवी वाटर किससे प्रोड्यूस करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस करता है? तो हैवी वाटर बोर्ड, विच इज अ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर डाई. ओके, सो हैवी वाटर बोर्ड ही हमारा हैवी वाटर बनाता है. ओके, उसके बाद एक और बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी. ओके, सो अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हैवी वाटर होता क्या है? किसी को पता है हैवी वाटर क्या? भारी वाटर, इस वाटर का वेट बहुत ज्यादा होगा. सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट. हैवी वाटर जो है बेसिकली D2O को कहते हैं, ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड. ओके, ये क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर जहां पर जो यूजुअल हाइड्रोजन एटम्स होगा वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है. सो व्हाट इज ड्यूटेरियम? इट इज 2H, या इसको D भी लिख सकते हो. ओके, तो हेवी वाटर का मतलब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O जो है, इसको हम साइंटिफिकली हेवी वाटर कहते हैं. और ये जो है थोड़ा ज्यादा डेंस है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10.6% डेंसर देन द ऑर्डिनरी वाटर. इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाइयर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर है. और एक किस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है हैवी वाटर का? व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ हैवी वाटर? इट इज कलरलेस, इट इज ओडरलेस एंड इट इज टेस्टलेस. ना कोई कलर होता है, ना कोई ओडोर होता है इसमें, ना इसमें कोई टेस्ट होता है. ओके, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो बेसिकली इसको कूलेंट की तरह और न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है. हैवी वाटर को किस लिए यूज किया जाता है? एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर यूज किया जाता है, और एज अ कूलेंट यूज किया जाता है इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं PHWR. व्हाट इज PHWR? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. इसका काम क्या होता है? इसमें कूलेंट अगर है इसको, तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली स्लो डाउन करता है किसको? ये स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को. ओके, और उससे जब न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाते हैं तब जाके आप यूरेनियम को यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. अगर न्यूट्रॉन स्लो डाउन नहीं होंगे तो आप यूरेनियम यूज नहीं कर सकते. ओके, इस चीज को समझ गए आप? इंडिया में कौन करता है? हैवी वाटर बोर्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है. ओके, और किसके अंदर है ये? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के 6 रिसर्च स्टेशन हैं, जिसमें एक ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क. तो आई थिंक सभी को बार्क पता होगा. बार्क इज आई थिंक द फ्लैगशिप रिसर्च सेंटर. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर. सो ये जो साइक्लोट्रॉन है, व्हाट इज दिस साइक्लोट्रॉन? अगर न्यूक्लियर टेक के बारे में मैं बात करूं, सो व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ साइक्लोट्रॉन है? सो साइक्लोट्रॉन इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर. ये क्या है? ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है, और ये जो है चार्ज पार्टिकल्स को स्पाइरल पाथ पे हाई एनर्जी में घुमाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, ये जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर में इसका बहुत बड़ा आप कह सकते हो तो रोल है. और ये क्या करेगा? ये बेसिकली जो है आपका जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स है, उसको घुमाने में एट हाई स्पीड्स हेल्प करता है. उसके बाद एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन, जो इंडिया में एटॉमिक मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है. सो अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में यूरेनियम प्रोडक्शन होता है? डज यूरेनियम प्रोडक्शन हैपन इन इंडिया? सो द आंसर इज यस. इंडिया में यूरेनियम प्रोडक्शन होता है, उस लेवल पे नहीं होता है. वी आर द नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. वी आर व्हाट? वी आर द नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. और यूरेनियम प्रोडक्शन इज मैनेज्ड बाय whom? इट इज मैनेज्ड बाय UCIL. व्हाट इज UCIL? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है. झारखंड में जो है जादूगुड़ा माइंस है. ओके, इंडिया का पहला यूरेनियम माइंस कहां पर है?
जादूगुड़ा में। ओके। ओके, नारवा पहाड़ है, तुरामदी। ओके, तुरामदी, नारवा पहाड़, जादूगुड़ा, ये झारखंड में है। तो झारखंड में सिंहभूम के एरिया में आपको मिलेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में तुमाले पाले माइंस है। ओके, तुमाले पाले माइंस। एंड देन तेलंगाना में भी एक चित्रियाल प्रोजेक्ट। ओके, ऑलराइट। और राजस्थान वगैरह में भी आपको मिला है। सो टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड का, अगर मैं बात करूं कंट्री वाइज, तो टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन है? सो इट विल बी कजाकिस्तान। ओके, सो कजाकिस्तान जो है आपका नंबर वन प्रोड्यूसर होगा। और इट्स द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर। इट डजेंट मीन कि उसका सबसे ज्यादा रिजर्व्स है, बट इट इज द नंबर वन प्रोड्यूसर्स। ओके, और इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। और कजाकिस्तान के बाद कौन है? कनाडा है, नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्रीज है जहां से चीता आए थे, आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया से भी हम मंगाते हैं, है ना। सो ये जो चीज है, यस। और रशिया भी, इट इज ऑल्सो इन द टॉप 10। ओके, ऑल राइट। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, तो इंडिया के पास एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। सो उसमें पहला स्टेज में कौन काम करता है? एनपीसीआईएल काम करता है, विच इज अंडर द डाई, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो एनपीसीआईएल जो है, ये काम क्या करता है? इट इज इंटरेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑपरेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। एनपीसीआईएल का काम है कि सबसे पहले परमिशन लेगा, डिजाइन करेगा, उसको बनाएगा, क्वालिटी एश्योर करेगा, अपग्रेड करेगा। ठीक है। सो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है उस पे काम करेगा। ऑलराइट। तो इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहां पर था? वेयर इट वाज लोकेटेड? ट्रॉम्बे में। यस, इट वाज लोकेटेड इन ट्रॉम्बे। करेक्ट। ऑलराइट। इंडिया जो है आज के डेट में 3% जो है कंट्री का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका डेवलप हो रहा है किससे? न्यूक्लियर से हो रहा है। सो हम लोग जो है इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड देर आर 21 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। और हम जो है इस नंबर को जो है ट्रिपल करना चाह रहे हैं। ठीक, कि हम चाह रहे हैं कि 2047 तक 100 गीगावाट्स तक हम पहुंच जाएं। एंड इट इज मेजर, ये जो है बेसिक तरीके से आप कह सकते हो कि मेजर, एक मेजर हमारा प्रोग्राम है नेट जीरो का। ओके, नेट जीरो का एक मेजर ये है। सेफ्टी जो है, इट इज गिवन ओवर राइडिंग प्रायोरिटी इन ऑल फेसेट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब है थोड़ा भी अगर सेफ्टी का कोई इशू आया तो वो प्रोजेक्ट या उस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर एस्पेक्ट तुरंत बंद हो जाएगा। सेफ्टी इज गिवन टॉप प्रायोरिटी। और एनपीसीआईएल 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को ऑपरेट करता है, जिसमें से एक काकरा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑल्सो देयर। उसका यूनिट 3 जो है, इट इज इंडिजिनसली डिजाइंड 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और ये कहां पर है? काकरा पार, गुजरात में है। ऑलराइट। तो ये जो है इसने ऑपरेशंस 2023 में स्टार्ट किया। इसके अलावा कोई फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है? कुडनकुलम है, रशिया के साथ हमने बनाया था कुडनकुलम। यस, ऑलराइट। ओके। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर, सुना है? यस, तारापुर आपने सुना होगा। यस। उसके साथ उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नारोरा। कर्नाटक में कायगा है। यस। काकरा पार इज इन गुजरात। कुडनकुलम इज इन तमिलनाडु। यस, ऑलराइट। ओके। उसके बाद जो है कलपक्कम में, सुना है आपने? कलपक्कम में ये क्या बना रहे हैं? एक 500 मेगावाट का पीएफबीआर। व्हाट इज पीएफबीआर? इट इज अ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अभी ये बन रहा है, 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ओके। हैवी वाटर बोर्ड, it is interested to design and develop technology for industrial scale production of nuclear fuel cycle. And India is one of the largest manufacturer of heavy water in the world. It is number one producer. Bhabha Atomic Research Center जो है, it has developed a prompt fission neutron logging probe
विथ अ डीटी न्यूट्रॉन जनरेटर। और इससे क्या होगा, इससे जो है यूरेनियम ओर जो है उसका ऑन साइट क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वेदर। नहीं, फर्स्ट स्टेज 3 स्टेज का है। पहला स्टेज में एनपीसीआईएल काम करता है, उसके बाद सेकंड और थर्ड स्टेज इज नॉट गिवन इन योर बुक। बस जो डिस्कशन है इंडिया ईयर बुक में वो पहले स्टेज के बाद है, एंड देन दे हैव स्टार्टेड अनदर। तो आई एम बाउंड बाय द बुक। फील्ड ट्रायल्स कहां पर स्टार्ट हुआ है, कुडाडा साइड में, एएमडी जमशेदपुर में। तो ये कर क्या रहा है, बार्क जो है, बाय द प्रॉम्प्ट फिशन न्यूट्रॉन लॉगिंग प्रोब, ये ऑन साइट इंस्पेक्शन करके वहीं पर सर्टिफाई कर देगा वेदर दिस बोर होल, इसमें यूरेनियम जो है वो अच्छा और है कि नहीं, काम लायक है कि नहीं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च is pursuing development of a sodium cooled fast breeder reactor, और ब्रीडर रिएक्टर्स दे प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम। सो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं ये क्यों काम कर रहा है, सोडियम कूल्ड इस पे क्यों काम कर रहा है, बिकॉज दीज ब्रीडर रिएक्टर्स दे विल बी प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन दे विल कंज्यूम। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर यूपीएससी उल्टा कह सकता है, दे कंज्यूम मोर फ्यूल देन दे प्रोड्यूस। नो, ये क्या कर रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, दे विल प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन दे विल कंज्यूम। एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पकम में जो है, जो लिक्विड सोडियम कूल्ड है, एंड इट इज अ पूल टाइप रिएक्टर। तो आपने वो अगर रॉकेट बॉयज देखा होगा, सो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे होमी भाभा जंप कर जाते हैं स्विमिंग पूल में। ओके, सो वो जो रॉड्स होते हैं उनको कूल करने के लिए स्विमिंग पूल्स में रखा जाता है। सो पूल टाइप रिएक्टर यूजिंग मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एज फ्यूल। ओके, तो कल्पकम में जो है आपका प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनने वाला है। इंडिया क्या यूरेनियम में सेल्फ सफिशिएंट है, सो द आंसर इज नो, लेकिन किसी चीज में है, किसी चीज में है, सो द आंसर इज थोरियम। और ये कहाँ मिलता है, ये मोनाजाइट सैंड में मिलता है। और सबसे ज्यादा मोनाजाइट सैंड कहाँ पर है, केरला में। ओके, कल्पकम मिनी रिएक्टर जो है ये कामिनी के नाम से है, और इट इज यूरेनियम 233 फ्यूल्ड, और ये न्यूट्रॉन डिटेक्टर टेस्टिंग में यूज होता है। एंड द रेडियो आइसोटोप्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिसर्च रिएक्टर्स एट ट्रॉम्बे एंड एक्सेलरेटर एट कोलकाता और वेरियस न्यूक्लियर प्लांट्स ऑफ एनपीसीआईएल। तो फर्स्ट स्टेज आपको याद होगा डाई के अंदर आता है एनपीसीआईएल, और उसके साथ कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, यूसीआईएल पढ़ा था, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये 1948 में बना था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और ये जो है गवर्निंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। सो ये याद रखिएगा, एईसी जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ डाई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डाई किसके अंदर है, थोरियम इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हमने चाइना भेज दिया है उसको, जो है इलीगली, जो है पॉलिटिशियन माफियाज ने मिलके उसको जो है वही यूसीआईएल का काम है। ओके, उसमें जितने भी जो है, ओके, उसी का काम। ठीक है, तो ये कोई टच नहीं कर सकता। उसमें कितना एफडीआई अलाउड है न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन में, 0। ओके, उसमें कोई टच नहीं कर सकता। यूसीआईएल जो है इट इज द सोल कंपनी विच कैन टच। ओके, ठीक है। और इंडिया में कहीं पर आपको है क्या यूरेनियम का बहुत ज्यादा, ऐसा कहा गया है कि बहुत ज्यादा यूरेनियम मिलेगा, लद्दाख, लद्दाख में कहा गया है यूरेनियम के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। दूसरा राजस्थान में जो है वहां पर भी सर्टेन पॉकेट्स में दे आर सेइंग यूरेनियम जो है मिल सकता है। ओके, उसके बाद मोनाजाइट सैंड्स जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, मोनाजाइट जो है आपको ये बेसिकली केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब कोस्ट पे जो है मोनाजाइट सबसे ज्यादा केरला में मिलता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रावेनकोर के साथ हम नेगोशिएट कर रहे थे, वन ऑफ द स्टिकिंग पॉइंट वाज दैट ट्रावेनकोर जो है उसको पता था कि उसके मोनाजाइट बीचेस है, इसीलिए ट्रावेनकोर के राजा को हमने आर्म ट्विस्ट करके और उसको हमने बोला कि वी विल बी डूइंग दिस। ओके,
और इंडिया का जो थोरियम पॉलिसी है उसमें 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे, नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्लूटोनियम यूज करेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम यूज करेंगे। और थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली थोरियम यूज करेंगे। अभी थोरियम में नंबर वन कंट्री कौन है, थोरियम में हम सेकंड स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। थोरियम में नंबर वन कंट्री इन एज इन कौन डेवलपमेंट में, चाइना है। इट इज अ ट्रेजेडी, व्हाई, बिकॉज इंडिया के पास सबसे ज्यादा थोरियम है लेकिन हम पीछे हैं चाइना के। ओके, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चाइना के जो रिसर्च सेंटर्स में थोरियम यूज हो रहा है, दैट हैज बीन सेंट बाय द माफियाज फ्रॉम इंडिया इन कहूट्स विद द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करते हैं, एईआरबी के बारे में। ये 1983 में सेटअप हुआ था और ये इसका एम्पावरमेंट है सेक्शन 27 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट के थ्रू रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसके पावर्स कहाँ से आते हैं, 2 एक्ट से। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का एटॉमिक एनर्जी एक्ट से आता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से आता है। वाई, एटॉमिक एनर्जी एक्ट तो समझ में आ गया, वाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बिकॉज न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए, न्यूक्लियर वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए। और ये क्या करता है, सेफ्टी कोड गाइड स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। कौन सा, आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। नेशनल कैंसर ग्रिड जो है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और ये टाटा मेमोरियल सेंटर में बनाया है 2012 में। कैंसर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का क्या काम है, रेडिएशन यूज होता है कीमोथेरेपी वगैरह में, कीमोथेरेपी में रेडिएशन वगैरह यूज होता है ना। सो रेडिएशन थेरेपी, दैट इज व्हाई द डाई इज यूजिंग दिस। सो डाई जो है डीएई, इट इज यूजिंग टाटा मेमोरियल सेंटर एज द इनिशिएशन पॉइंट फॉर द नेशनल कैंसर ग्रिड। और आज के डेट में 300 से ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल्स जो है इस ग्रिड में आ गए हैं, एंड दे आर हेल्पिंग टू इंक्रीज द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू ट्रीट एंड डिटेक्ट कैंसर। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक डाई का टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है जिसमें आकृति कहते हैं। अब आकृति क्या करता है, ये बेसिकली ऐसी कंपनीज जो कि फूड प्रिजर्वेशन या कोल्ड स्टोरेज में काम कर रही है। व्हाई, बिकॉज फूड प्रिजर्वेशन एंड कोल्ड स्टोरेज जो है दैट इज बेसिकली यूजिंग द इररेडिएशन टेक्नोलॉजी। सो इसीलिए डाई क्या कर रहा है, इंक्यूबेट कर रहा है, किसके थ्रू, आकृति के थ्रू इंक्यूबेट कर रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन के बारे में, सो देर इज HBNI, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। और ये क्या करता है, ये बेसिकली डाई के अंदर काम करता है। और ये 20 साल पहले इसको बनाया गया था। और ये जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च कंट्रीज। अगर आपको अगर आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो HBNI में आप जा सकते हैं, एंड इट इज रैंक्ड वेरी हाईली। आई थिंक इसका 15th रैंक है, इसका एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट कंट्री का 15th रैंक कंट्री है, ठीक है। 15th रैंक ये एक इंस्टीट्यूशन है, HBNI, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस। सो आई थिंक दिस इज कंप्लीटेड एटॉमिक एनर्जी सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्कीम्स हमारा कंप्लीट हो गया है। Where it is located, that was not given in your yearbook, but I'll check once. Give me one second. It is in Mumbai. बार्क के पास ही होगा, बार्क के पास, मुंबई में। Was not given in the yearbook. Okay. So we have completed the schemes. We have completed the administrative overview. We have completed atomic energy. We have completed survey. अब हमारे पास करने के लिए क्या बचा है, स्पेस, बायोटेक। ये 2 चीज जो है हमें हमारे पास बचा, दिस विल कंप्लीट टुमारो। एंड उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स कर लेंगे कल हम लोग, और कल्चर कर लेंगे। यस, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए।